आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। रुद्रपुर और बरहज विधानसभा के मध्य में इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस पावन धरा पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ और बाबा महेंद्र नाथ जैसे पावन ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित हुई और शिलान्यास हो रही परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। बहन और भाइयों, हमारा देवरिया जनपद महर्षि देवराहा बाबा की पावन साधना स्थली है। राघव बाबा ने जिस क्षेत्र से, बाबा राघव दास जी ने जिस क्षेत्र से देश की आजादी के अलग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था, ऐसी है हमारी पावन देवरिया की धरा। विरासत का और डबल इंजन सरकार के विकास का एक बेहतरीन समन्वय आज मंच पर उपस्थित इन जनप्रतिनिधियों के सामर्थ्य से, इनके समर्पण से आज देवरिया जनपद को प्राप्त हो रही हैं। आज इन सभी परियोजनाओं का उपहार आप सबको अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहन और भाइयों, देवरिया कभी विकास के लिए हम तरसते थे, एक पुल के लिए, एक सड़क के लिए। मुझे पिछले दिनों देवरिया, पथरदेवा और रामपुर कारखाना की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे कैसी योजनाएं हो सकती हैं? पडरौना से कसियां, कसियां से पथरदेवा, देवरिया होते हुए, सोनू घाट होते हुए, बरहज होते हुए, और फिर हम उसको दोहरी घाट तक जोड़ करके फिर इसको हम वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से जोड़ करके आपके यानी पूरब पश्चिम की दूरी को तो बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से ठीक किया गया। अब नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी को भी उतना ही बेहतर करने का काम हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, 4 लेन की सड़कें जब बनेंगी, चाहे वह मार्ग हो, चाहे वह हाटा से गौरी बाजार होते हुए, रुद्रपुर होते हुए, इसे आगे कौड़ी राम तक जोड़ने का कार्य हो, ये बेहतरीन कनेक्टिविटी पूरे देवरिया जनपद की पूरब पश्चिमी नहीं, उत्तर दक्षिण की भी कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को इतनी बेहतरीन करेगी कि विकास अपने आप ही आपके द्वार तक आता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। विकास के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, अच्छी रोड हो, रेल की बेहतरीन व्यवस्था हो, वहां पे स्किल मैन पावर हो और लैंड बैंक हो, जल संसाधन हो, तो दुनिया की ताकत बनने में देर नहीं लगती है। और यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर खूबी है। हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। युवा शक्ति, देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है हमारी ये युवा शक्ति।
प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। इसके बल पर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को पलटने की ताकत रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए मैदान तैयार करते, उसके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल पैदा करते हुए जीरो टॉलरेंस। याद करिए, जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहन और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफिया ग्रस्त बना दिया था, दंगा ग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। ये सुरक्षा का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण बनाया। परिणाम है निवेश आ रहे हैं। देवरिया में भी निवेश आ रहा है, गोरखपुर में निवेश आ रहे हैं, कुशीनगर में निवेश आ रहे हैं, उद्यम लग रहे हैं। हमारे नौजवानों को नौकरी लग रही है, रोजगार मिल रहा है। जो नौजवान पहले प्लान करता था नौकरी के लिए, कोलकाता जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, वापस आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है और खुशहाल होकर के अब यहां पे विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। बहन और भाइयों, 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर निवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम एक डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो उपलब्धि है और यही विकास मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। यही स्पीड अन्नदाता किसान तेजी के साथ आत्मखुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। तेजी के साथ शाही जी के नेतृत्व में कृषि शिक्षा तेज गति पकड़ी है। किसान की विकास दर, नागरिक बनने वाले विदेशियों को ये मिलता है। वंशावली के दस्तावेज भी प्रमाण माने जाते हैं। कहां चले गए ये? तो मुख्यमंत्री को अब सुन रहे थे देवरिया में उनकी मौजूदगी और विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। और इस दौरान अब तक उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, माफियाओं के खिलाफ किस तरीके से सरकार आगे कदम बढ़ा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बात करते हुए, इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि कोई भी माफिया है आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर संदेश यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे पश्चिम बंगाल की और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में पेश होगा यूसीसी बिल। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। सोमवार को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। सभी विधायकों को ईमेल से ड्राफ्ट भेज दिया
गया है। गुजरात उत्तराखंड मॉडल पर कानून संभव है। बहु विवाह पर रोक और समान कानून की तैयारी अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो चुकी है। विरासत में महिला पुरुष को बराबर का अधिकार मिले, इसे लेकर अब नई सरकार का ये बड़ा कदम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे समान नागरिक संहिता, जिसे लेकर अब पश्चिम बंगाल में भी हलचल तेज हो चुकी है और इसे लेकर सरकार की ओर से माना जा रहा है कि चर्चा होगी सोमवार को। लेकिन उससे पहले यूसीसी क्या है, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, सभी धर्मों के लिए समान कानून, और ऐसे में बहुविवाह हो गया, भरण पोषण हो गया, गोद लेना हो गया, सभी के लिए समान कानून होगा। और ऐसे में उत्तराधिकारी और संपत्ति का बंटवारे को लेकर भी इसमें जो कानून है समान तरीके से होगा। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में भी अब इसे लेकर सरकार की ओर से तैयारी हो रही है। हालांकि चुनाव के वक्त भी उन्होंने वादा किया था और ये कहा गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर यूसीसी को लेकर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे और समय से पहले ये बड़ी तैयारी सरकार की ओर से हो रही है। यूसीसी लागू होने पर क्या बदलेगा, तो देखिए धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह सिर्फ एक कानून होगा। इसके अलावा विवाह और तलाक के नियम सभी नागरिकों के लिए समान हो जाएंगे। दूसरी तरफ उत्तराधिकारी और संपत्ति के बंटवारे के एक जैसे नियम होंगे, यानी कि किसी भी धर्म के आधार पर कोई अलग अलग नियम नहीं, बल्कि सभी के लिए समान नियम होने वाले हैं। धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह सिर्फ एक कानून होगा। और इससे पहले यानी कि पश्चिम बंगाल से पहले उत्तराखंड, असम, गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है और अब तैयारी हो रही है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में अगर इसे पास करवा लिया जाता है तो इसके बाद ये चौथा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा। कुल मिलाकर ये बड़ा मुद्दा था बीजेपी का पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, और इसे लेकर अब कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और सीधे आपको एक बार फिर लिए चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे, सुनते हैं। नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है
तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता है? जब इनकी सरकारें थी, क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे। पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो आपने देखा होगा आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती हुए। जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहज से, वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थरदेवा या रामपुर कारखाना, सलेमपुर। हमें लगता है देखो, अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है, आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो पा रही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रौंद चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती, पैसा भी निकल गए होते, नौकरी भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो इनके काले कारनामे थे और यही इन्होंने जिंदगी भर किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को बहुत कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। कल मैं देख रहा था, कल मैं संत कबीर नगर और खजनी विधानसभा के बीच, धनकटा और खजनी विधानसभा के बीच ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था और वहां पर मैं देख रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने इसका टेंडर कर दिया था 2016 में। ध्यान से सुनिए, टेंडर किया था इन्होंने 110 मीटर चौड़ा, 340 किलोमीटर लंबा। इसकी लागत इन्होंने तय की थी 15,800 करोड़ रुपए में। 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत इनके समय में आ रही थी। जब सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, मैंने 4-5 महीने के बाद जब मैं समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भी क्या प्रगति है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। मुझे बताया गया कि जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों? कहा साहब जमीन ही नहीं है। मैंने कहा जमीन नहीं तो टेंडर कैसे हो गया? फिर मैंने पूछा ये बताओ कि जमीन के लिए क्या कर रहे हो? कोई भी हरकत नहीं। हमने कैंसिल किया। मैंने कहा पहले जमीन लो। जमीन लेने के साथ पहले अलॉटमेंट तय फिर से बनाया गया, ठीक 341 किलोमीटर लंबा। लोगों ने कहा कितना चौड़ा होना चाहिए? मैंने कहा पहले 110 मीटर था, उसको 120 मीटर करो। हो सकता है बाद में कभी हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़े, कभी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हाई स्पीड ट्रेन इस पे चलानी पड़े। इसके लिए भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम 120 मीटर चौड़ा इसको बना करके रखें। बहनों और भाइयों, हमने जमीन ली, टेंडर किया, ठीक 15,800 करोड़ रुपए का फिर वही बिड आई। मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आया
कि 15,800 करोड़ रुपए 2016 में और 15,800 करोड़ रुपए यही 2018 में भी क्यों आ रहा है? 2 वर्ष के बाद भी वही बिड। फिर मैंने कहा हम लोग 10 मीटर चौड़ा भी बना रहे हैं इसको। मैंने फिर कैंसिल किया और तीसरी बार मैंने टेंडर करवाया। मैंने उसके कुछ शर्तों को सरल किया और टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई। आप जानते हैं कितने में हम लोगों ने यह एक्सप्रेसवे बनाया है? 11,200 करोड़ रुपए में। 11,200 करोड़ रुपए। ये जो 3 से 4 हजार करोड़ की डकैती पड़ रही थी ना, यही समाजवादियों की डकैती है। यही समाजवादियों की डकैती है। और इसी डकैती को रोका है डबल इंजन की सरकार। और इसीलिए तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि उनकी डकैती को पूरी तरह रोकने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसलिए छटपटाहट है, छटपटाहट है। उसी छटपटाहट में जब इनको कुछ नहीं मिला तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राम भक्तों पर